1981 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रमिका सेन देश के सबसे बड़े क्रिमिनल रॉकी के अगेंस्ट डेथ वारंट इशू करती है और आर्मी को भेज देती है उसे मारने के लिए। दोस्तों, ये कहानी है राजा कृष्णप्पा बैरिया की कि कैसे बॉम्बे, बेंगलोर और कराची ने बनाया उसे राजा से रॉकी। 2018 बेंगलुरु में 24 न्यूज के ऑनर को एक बुक मिलती है जिसका नाम है एल डोराडो। एल डोराडो का मतलब होता है द लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड। दोस्तों, इस बुक के पब्लिश होने के बाद ही गवर्नमेंट ने इसकी सारी कॉपीज जला दी ताकि कोई भी 1951 से लेकर 1981 के बीच केजीएफ से रिलेटेड कुछ भी ना जान पाए। लेकिन न्यूज वालों को इसकी एक कॉपी बड़ी मुश्किल से मिल चुकी है। 24 न्यूज का चैनल ऑनर अपने चीफ एडिटर को इस बुक के राइटर का इंटरव्यू लेने को और इस बुक में कितना सच और कितना झूठ है ये सब जानने को बोलता है, क्योंकि अगर इस बुक में लिखा सब कुछ सच है तो इंडियन हिस्ट्री के कई बड़े लोगों का सच अब सामने आने वाला है। राइटर को चैनल के स्टूडियो में बुलाया जाता है जिसका नाम है आनंद इंगललाई। चीफ एडिटर दीपा हेगड़े आनंद को केजीएफ की या एल डोराडो की पूरी कहानी सुनाने को बोलती है और आनंद केजीएफ की कहानी सुनाना स्टार्ट करता है जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। 1951 में कोलार डिस्ट्रिक्ट में शहर से करीब 12 किलोमीटर दूर एक रात किसानों को कुआं खोदते वक्त एक अजीब सा पत्थर मिला था जिसकी जांच करने के लिए कुछ सरकारी अधिकारी और उस टाइम का नामचीन डॉन सूर्यवर्धन वहां पहुंचा। जब उसने वो पत्थर देखा तो उसने अपने गुंडों द्वारा वहां खड़े सारे अधिकारी मरवा दिए और उस जमीन से धूल का एक कण भी बाहर नहीं जाने दिया। वो पत्थर बयान कर चुका था कि जिस जमीन पर सूर्यवर्धन खड़ा है उसके नीचे सोने की खदानें हैं। वही जगह है इस कहानी का एल डोराडो, KGF। कोइंसिडेंटली जिस रात सूर्यवर्धन को वो KGF मिला तभी उस बच्चे का जन्म भी हुआ जो इसे आगे चलकर संभालने वाला था, राजा कृष्णप्पा बैरिया। जैसे जैसे टाइम बीतता गया राजा बड़ा होता गया और उसकी माँ की तबीयत धीरे धीरे और खराब होने लगी। वहीं दूसरी तरफ सूर्यवर्धन ने वो कोलार डिस्ट्रिक्ट की खदान वाली जगह सरकार से 99 सालों के लिए लीज पर ले ली और लाइमस्टोन माइनिंग के नाम पर वो गोल्ड माइन करना और उसकी स्मगलिंग करना शुरू करने लगा। सूर्यवर्धन ने उस जगह का नाम कराची रखा और दूर दूर के गाँव से गरीब लोगों को पकड़कर वो जबरन उनसे माइनिंग करवाने लगा और इस तरह कराची नरक का दूसरा नाम बन जाता है। जब राजा 10 साल का हो जाता है तब उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और एक दिन उसकी माँ राजा से एक वादा लेती है कि मुझे नहीं पता तू आगे कैसे जिएगा, लेकिन जब मौत आए तो तू दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर आदमी बनकर मरना। अपने इन वर्ड्स के साथ ही राजा की माँ उसे छोड़कर चली जाती है। अब राजा को सबसे पावरफुल और सबसे अमीर आदमी बनना था और अपने इस जीत के साथ वो सबसे पहले बॉम्बे जाता है, क्योंकि पावरफुल पीपल कम्स फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस और गोल्ड स्मगलिंग का मेन हब भी बॉम्बे ही था और इस पूरे धंधे पर शेट्टी का राज था और इस धंधे पर नजर थी दुबई के इनायत खलील की, जिस वजह से इन दोनों की दुश्मनी है। कई महीने बीत जाने और कई लोगों के जूते साफ करने के बाद राजा को अपना पहला काम मिलता है एक पुलिस ऑफिसर को मारने का जो शेट्टी की गैंग को परेशान कर रहा है। फिर क्या था, राजा उस पुलिस वाले को ढूंढता है और बिना डरे सीधा जाकर उसके सर पर एक बोतल फोड़ देता है। इस कर्म कांड के बाद वो हवलदारों से बचकर भागता है, लेकिन तभी उसे याद आता है उसने पुलिस वाले को अपना नाम तो बताया ही नहीं। इसके लिए वो वापस उसके पास फिर से जाता है और उसको दोबारा सर फोड़कर अपना नाम उसे बताता है, रॉकी। लेकिन इस बार हवलदार उसे पकड़ लेते हैं। शेट्टी के आदमी के कहने पर उसने ये काम करा था, इसलिए शेट्टी उसे जेल से छुड़ा लेता है और रॉकी ने ये सब करा भी शेट्टी से मिलने के लिए ही था। और उस दिन के बाद से रॉकी शेट्टी की गैंग का एक मेंबर बन जाता है और दुनिया को जीतने का ये पहला कदम होता है रॉकी का। 1978 में सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स की वॉर की वजह से क्रूड ऑयल, नेचुरल गैसेस के साथ साथ गोल्ड के प्राइस भी आसमान छूने लगते हैं और इस टाइम तक सूर्यवर्धन बहुत पावरफुल बन चुका था। अपने इस गोल्ड के बिजनेस को मजबूत बनाने के लिए उसने 5 पार्टनर्स रख लिए थे। पहला कमल, जो सूर्यवर्धन के दोस्त का बेटा है और वारका गोल्ड रिफाइनरी प्लांट का मालिक भी है। उसका काम सूर्यवर्धन के गोल्ड को रिफाइन करने का था। दूसरा राजेंद्र देसाई, जिसका काम वारका से गोल्ड निकालकर बेंगलोर में डिस्ट्रीब्यूट करने का है। तीसरा एंड्रयू, जो गोल्ड सप्लाई के लिए वेस्टर्न कोस्ट को संभालता है। चौथा गुरु पंडियान, जो एक पावरफुल पॉलिटिशियन और DYSS, जो एक नेशनल लीडिंग पार्टी है, उसका मेन फेस है। उसके थ्रू सूर्यवर्धन नेशनल पॉलिटिक्स को भी कंट्रोल कर रहा है। और पांचवा सूर्यवर्धन का भाई अधीरा और उसका अपना बेटा गरुड़ा, जिनकी वजह से KGF पर किसी की बुरी नजर नहीं पड़ सकती। इन सब की वजह से सूर्यवर्धन बहुत पावरफुल बन चुका है। लेकिन एक दिन सूर्यवर्धन को हार्ट अटैक आ जाता है
जिस कारण उसकी तबीयत खराब होने लगती है और उस दिन के बाद से ही सूर्यवर्धन की गद्दी पर सबकी गंदी नजर पड़नी शुरू हो जाती है। और यहाँ बॉम्बे में शेट्टी और इनायत खलील की दुश्मनी अभी भी जारी है और इनायत दिलावर के थ्रू शेट्टी के लोगों पर अटैक करवाता रहता है, क्योंकि दिलावर भी शेट्टी का पुराना दुश्मन है। पहली बार दिलावर का सोना बॉम्बे के नागपाड़े पोर्ट पर आने वाला था, लेकिन उसे शेट्टी से ज्यादा उसके बंदे का डर था, जिसका नाम है रॉकी। दिलावर और उसके गुंडे रॉकी को ढूंढते हैं ताकि उसका गोल्ड बॉम्बे में आने से कोई रोक ना सके, लेकिन दिलावर का बैड लक, रॉकी उसके सारे गुंडों को मारकर पोर्ट पर दिलावर को टांग देता है। और जब बोट में बैठे दिलावर के लोग उसे देखते हैं, वो सब अपनी बोट वापस मोड़ लेते हैं और इस तरह दिलावर का गोल्ड पहली बार भी बॉम्बे नहीं पहुंच पाता है। रॉकी का काम था पोर्ट पर आए गोल्ड को बॉम्बे से ट्रेन के थ्रू हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कराने का। पहले तो ये काम शेट्टी के अंडर में रहा करता था, लेकिन टाइम के साथ धंधे में रॉकी का नाम शेट्टी से ज्यादा चलने लगा था। और एक दिन शेट्टी के साथ काम करने वाले उसे समझाते हैं कि रॉकी का नाम आजकल शेट्टी से ज्यादा चल रहा है, और उस दिन शेट्टी रॉकी को उसकी औकात समझा देता है कि वो हमेशा से उसके नीचे ही रहेगा। उसी वक्त एक कार शेट्टी की तरफ आती है, जिसे देखकर शेट्टी खुद छाता लेकर कार में बैठे आदमी को रिसीव करने चला जाता है। शेट्टी की इस साइड को देखकर वहां खड़े सभी लोग चौंक जाते हैं। दोस्तों, वो आदमी एंड्रयू है, सूर्यवर्धन के 5 पार्टनर में से एक, और एक तरह से कह सकते हैं वो शेट्टी का बॉस है। लेकिन इस बार एंड्रयू शेट्टी से नहीं बल्कि रॉकी से मिलने आया था, क्योंकि उसका नाम बस बॉम्बे में ही नहीं पूरे वेस्टर्न कोस्ट में फैल चुका था। एंड्रयू रॉकी को एक आदमी को मारने के लिए बोलता है, जिसके बदले में वो पूरा बॉम्बे शेट्टी से छीनकर उसे देने को तैयार है। इस काम के लिए रॉकी रेडी हो जाता है और उसको इस मर्डर के लिए बैंगलोर बुलाया जाता है, और दुनिया को जीतने का दूसरा कदम वो बैंगलोर जाकर रखता है। वहाँ उसकी मुलाकात एंड्रयू से होती है। वो रॉकी को बताता है कि उसे जिसे मारने के लिए बुलाया गया है वो कोई छोटा मोटा डॉन नहीं बल्कि सूर्यवर्धन का बड़ा बेटा गरुड़ा है, जिसे मारने के बाद ही केजीएफ पर सूर्यवर्धन के पार्टनर्स कब्जा कर पाएंगे। एंड्रयू का राइट हैंड दया रॉकी को सारा प्लान समझाता है। कुछ दिनों में डीवाईएसएस पार्टी ऑफिस में एक फंक्शन होने वाला था, जहाँ चीफ मिनिस्टर अनाउंस किया जाएगा। वहां गरुड़ा को बुलाने के लिए उसके पिता यानी सूर्यवर्धन का एक बड़ा स्टैचू रेडी करवाया गया है, ताकि गरुड़ा अपने पिता के लिए ही सही यहाँ जरूर आए, क्योंकि उसको उसके किले में मारना बहुत मुश्किल है और गरुड़ा उस किले से कभी बाहर नहीं निकलता है। इस बार आखिरी मौका होगा गरुड़ा के दुश्मनों के पास उसे मारने का। रॉकी पार्टी ऑफिस के आसपास की फोटोज लेना अपनी खोजबीन शुरू कर देता है। पार्टी ऑफिस में जाने के 2 ही रास्ते हैं, एक मेन रोड जो चौड़ा रोड है और दूसरा मार्केट वाला रोड, जहाँ बहुत भीड़ भाड़ और कई लोगों की चहल पहल रहती है। अपनी खोजबीन के दौरान उसे वही ट्रक दिखते हैं जो बॉम्बे में गोल्ड सप्लाई करते वक्त इस्तेमाल में लिए जाते हैं, इसलिए वो उन ट्रक्स को फॉलो करता है। जहाँ ट्रक में रखे बॉक्स को उतारा जाता है, रॉकी वहां जाकर उन बॉक्स को देखता है जिसमें गोल्ड भरा हुआ है, और वो बॉक्स सेम वैसे ही थे जैसे बॉम्बे पोर्ट पर उसे दिए जाते थे। अब रॉकी समझ जाता है कि बॉम्बे में गोल्ड अफ्रीका से नहीं बैंगलोर से आता था, और रॉकी अब इस पूरे बिजनेस की तह तक जाना चाहता है। उसे जानना है कि ये पूरा बिजनेस कौन कर रहा है और ये गरुड़ा कौन है, जिससे एंड्रयू जैसा बड़ा डॉन भी डरता है। रॉकी पहली बार राजेंद्र देसाई से मिलता है। वो उसे और एंड्रयू को बताता है कि गरुड़ा को पार्टी ऑफिस से बाहर मारना मुश्किल है, क्योंकि वो मार्केट वाले रोड से ही वहां आएगा, क्योंकि उस रोड पर रॉकी ने कई नए लोगों को नोटिस किया है। इवन हाल ही में उस रोड के कई कमरे नए लोगों ने किराए पर लिए हैं। ये सब गरुड़ा के लोग हैं जो उसकी सिक्योरिटी के लिए उसके आने से 1 महीने पहले तैनात किए जा चुके हैं। रॉकी डिसाइड करता है कि उसे पार्टी ऑफिस में ही मारेंगे, और राजेंद्र देसाई रॉकी के लिए गन का इंतजाम करने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि टाइट चेकिंग की वजह से रॉकी सीधा गन नहीं ले जा सकता। फंक्शन वाला दिन आता है। एंड्रयू और राजेंद्र को कंफर्म है गरुड़ा आने वाला है। जैसे ही दया को गरुड़ा की कार आती हुई नजर आती है, वो हॉल में आए अपने कुछ मिनिस्टर्स और बिजनेसमैन से गन के छोटे छोटे पार्ट्स लेकर उसे असेंबल कर रॉकी को दे देता है, और गरुड़ा की हॉल में एंट्री होती है। जैसे ही रॉकी उसे मारने के लिए गन निकालने वाला होता है, तभी हॉल में खड़े सारे वेटर्स अपनी अपनी गन निकालते हैं और वहाँ खड़े सभी लोगों को गन पॉइंट पर पीछे कर देते हैं। ये वेटर्स भी गरुड़ा के ही हैं, जो उसकी सिक्योरिटी के लिए पहले से आए हुए हैं। गरुड़ा आकर स्टैचू पर से लाल कपड़े को हटा देता है, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं, क्योंकि स्टैचू बनवाया तो सूर्यवर्धन का था, लेकिन वो निकला गरुड़ा का। गरुड़ा ऐसा इसलिए करता है ताकि उसके पिता के सारे पार्टनर्स को पता चल जाए कि केजीएफ और इस पूरे गोल्ड स्मगलिंग बिजनेस पर अब गरुड़ा का कंट्रोल है, ना कि उसके पिता का।
गरुड़ा के इस स्टेटस को देख कि वो बाहर भी आया लेकिन कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सका, ये बात रॉकी अपने ईगो पर ले लेता है और गरुड़ा की पावर को देख अब उसका मकसद भी केजीएफ की गद्दी को पाना बन चुका है, जिसके लिए अभी तक सूर्यवर्धन के पार्टनर्स गरुड़ा को मारना चाह रहे थे, अब रॉकी भी अपने लिए वही चाह रहा था। इसके लिए वो गरुड़ा को उसके घर में ही मतलब नराची में मारने का सोच लेता है, क्योंकि उसके लोगों के सामने ही वो जब गरुड़ा को मारेगा तभी उसे वो केजीएफ की गद्दी मिलेगी। एंड्रयू उसे नाराची का मैप देता है और उसे फिर से सोचने को बोलता है, क्योंकि जब गरुड़ा को यहाँ नहीं मारा जा सका तो नाराची तो उसकी दुनिया है, जहाँ सच भी वही है झूठ भी वही है, वहाँ बस गरुड़ा के नियम चलते हैं। और अगर नाराची को नर्क बोला जाए तो ये कोई झूठ नहीं होगा, वहाँ जो चाहता है वहीं का बनकर हो जाता है, क्योंकि वहाँ किसी के जाने के बाद उसकी डेड बॉडी तक वहाँ से बाहर नहीं आती। रॉकी निकल जाता है नाराची के लिए। प्लान ये बनाया जाता है कि जॉन जो गांव भर से लोगों को पकड़कर नाराची में मजदूरी के लिए ट्रक में भरकर ले जाता है, वैसे ही रॉकी भी मजदूर बनकर नाराची में जाएगा और वहाँ एक वॉच टावर के नीचे से एक टनल गरुड़ा के किले के लिए निकलती है। उसके थ्रू रॉकी गरुड़ा तक पहुँच सकता है और उसके बाद का काम रॉकी को खुद करना था। रॉकी ट्रक में घुसने के लिए जॉन के गुंडों को मारता है और जॉन के आने से पहले वो खुद ट्रक में जाकर मजदूर बनकर कैद हो जाता है। लेकिन जॉन जब अपने सभी आदमियों की हालत देखता है तो समझ जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन उसकी प्रायोरिटी ट्रक को नाराची तक पहुंचाने की थी, इसलिए वो ट्रक को नाराची भेज देता है और साथ ही नाराची के कमांडर वनाराम को जॉन रास्ते में हुई घटना के बारे में सब बता देता है। दूसरी तरफ सूर्यवर्धन को केजीएफ के लिए अपने भाई अधीरा और बेटे गरुड़ा में से किसी एक को चुनना है और वो अपने बेटे गरुड़ा को केजीएफ की गद्दी सौंप देता है। अधीरा भी डिसाइड करता है कि वो अपने भाई के फैसले का सम्मान करेगा और जब तक गरुड़ा जिंदा है वो केजीएफ की तरफ बिल्कुल देखेगा भी नहीं। गरुड़ा को पता है उसके पिता के इस फैसले के बाद राजेंद्र देसाई, एंड्रयू और कमल उसे मारना चाहेंगे, लेकिन गरुड़ा कसम खाता है कि जब तक उसके पिता जिंदा है वो अपने पिता के पार्टनर्स को कुछ नहीं करेगा, लेकिन पिता के मरने के बाद वो अपने सभी दुश्मनों को मिटा देगा। और इस तरफ रॉकी की एंट्री नाराची में होती है। गाँव से उठाए सभी लोगों के पीठ पर बैच नंबर डाले जाते हैं और उन्हें वहीं एक छोटी मजदूरों की बस्ती में ले जाया जाता है। नाराची के नियम कुछ इस तरह थे, वहाँ सभी लोगों को जमीन के कई फीट नीचे 12 घंटे काम करना पड़ता था। कोई भी गार्ड्स को सर उठाकर नहीं देख सकता था और अगर गार्ड्स को पता चल जाए कि कोई मजदूर शरीर से बेकार हो गया है, मतलब किसी चोट वोट लगने से या किसी वजह से अब वो काम नहीं कर सकता है, तो उसे मार दिया जाता था। यहाँ किले में गरुड़ा अपने 3 कैदियों को देखता है जिनके मुंह से खून निकल रहा है और इन कैदियों को मारने वाले अपने गार्ड्स को गरुड़ा खुद मार देता है। असल में ये तीनों गरुड़ा को मारने आए थे, लेकिन ऐसा ये लोग कर नहीं सके और अब गरुड़ा आने वाली काली माँ की पूजा में इन तीनों की बलि देने वाला है। यहाँ नाराची में वनाराम को पता चलता है कि एक आदमी यहाँ आ चुका है गरुड़ा को मारने के लिए। रॉकी काम के साथ साथ अपनी छानबीन भी शुरू कर देता है कि वो नाराची से गरुड़ा के किले तक कैसे जाएगा। गार्ड्स की सारी लोकेशन और टाइमिंग जानने के बाद उसे इन 4 वॉच टावर में से एक टावर का पता लगाना था जिसके नीचे से जाने वाली टनल गरुड़ा के किले तक जाती है, लेकिन उन चारों के वॉच टावर के कुछ फीट पहले व्हाइट लाइन डाली गई है और अगर कोई गलती से भी वो लाइन पार कर दे तो उसे मार दिया जाता है, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो। इधर सूर्यवर्धन अपने बेटे गरुड़ा को केजीएफ के लिए जो आने वाले 2 बड़े खतरे हैं उनके बारे में बताता है। पहला दुबई का इनायत खलील और दूसरा प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन में खड़ी हो रही पावरफुल पॉलिटिशियन रमीका सेन। ये दोनों पूरे केजीएफ को अकेले खत्म कर सकते हैं, लेकिन अभी गरुड़ा का ध्यान केजीएफ के अंदरूनी बगावत पर है जो उसके पिता के पार्टनर्स कर रहे हैं और नाराची में रॉकी का सफर जारी है, पूरे केजीएफ पर अपनी हुकूमत जमाने का सफर। रॉकी को नाराची के मेंटेनेंस रूम में जाना है ताकि वहां लगे नक्शे से वो टनल वाले वॉच टावर का पता लगा सके। इसके लिए वो पहले छुपकर मेंटेनेंस रूम के पास कहीं आग लगा देता है, जिसके चलते आधे से ज्यादा गार्ड्स का ध्यान उस आग को बुझाने में चला जाता है। इसके बाद वो अपनी लाइन से निकलकर बिना अपना चेहरा दिखाए कुछ गार्ड्स पर पीछे से हमला करता है और मेंटेनेंस रूम में जाकर नाराची के मैप के थ्रू उस वॉच टावर का पता लगा लेता है जिसके नीचे से गरुड़ा तक पहुंचने का रास्ता है। मैप देखने के बाद वो गार्ड से बचते हुए वापस अपनी लाइन में आ जाता है। लाइन से हटने से लेकर लाइन में वापस आने तक एक मजदूर उसे देख लेता है और जब रॉकी गरुड़ा तक पहुंचने का प्लान बना रहा होता है तभी वो मजदूर रॉकी के पास आकर रिक्वेस्ट करता है कि वो भी उसे अपने साथ यहाँ से बाहर ले जाए, लेकिन रॉकी उसे अपनी भाषा में समझा देता है कि अगर उसने किसी से भी ये बात कही तो वो उसे मार देगा।
यहाँ गरुड़ा के किले में वनाराम आता है और गरुड़ा को बताता है कि नराची में कोई है जो उसे मारने आया है, क्योंकि वनाराम ने मेंटेनेंस रूम में मैप पर टावर वाली जगह पर ऑयल के निशान देखे हैं जो किसी के उंगलियों से आए हैं। पहले गरुड़ा इस बात को इतना सीरियसली नहीं लेता, लेकिन वनाराम के इंसिस्ट करने पर वो खुद नराची जाता है और उस बैच के सभी लोगों को इकट्ठा करता है जो उस दिन आए थे जिस दिन जॉन के लोगों को किसी आदमी ने बहुत मारा था। गरुड़ा उन सभी को कहता है कि अगर कोई है जो मुझे मारने आया है या कोई उसे जानता है जो मुझे मारने आया है तो सामने आकर बता दे, वरना वो सभी को मार देगा। रॉकी भीड़ में खड़ा होता है और उसकी नजर उसी मजदूर पर पड़ती है जो उसे बाहर साथ जाने की बोल रहा था। वो मजदूर भागकर गरुड़ा की तरफ जाता है। रॉकी उसे रोकने के लिए उसकी तरफ भागता है, लेकिन वो मजदूर भीड़ से निकलकर तलवार उठाकर गरुड़ा की तरफ जैसे ही बढ़ता है, गार्ड्स उसे गोली मार देते हैं और रॉकी को लग रहा था कि वो मजदूर उसकी सच्चाई बताने गरुड़ा की तरफ जा रहा है। गरुड़ा वनाराम को कहता है कि जिसे तलवार तक पकड़नी नहीं आती उसे मुझे मारने क्यों भेजेंगे। किले से किसी का फोन एंड्रयू के पास जाता है और बताता है कि गरुड़ा ने रॉकी को मार दिया है। असल में दोस्तों, गरुड़ा को मारने की प्लानिंग की शुरुआत उसके किले से ही हो रही है और रॉकी के मारने की झूठी खबर कहो या मिसअंडरस्टैंडिंग, ये खबर हवा की तरह चारों तरफ फैल जाती है। यहाँ रॉकी को पता चलता है कि उस मजदूर ने अपनी जान अपनी वाइफ के लिए दी, क्योंकि अगर उस ग्रुप से कोई बाहर नहीं निकलता तो उसकी वाइफ भी सबके साथ मर जाती। अगले दिन सभी मजदूर लाइन लगाकर माइनिंग कर रहे होते हैं, तभी एक बुजुर्ग आदमी का हाथ ऑयल ड्रम से टकरा जाता है। असल में वो देख नहीं सकता। अभी तक तो उनके साथ काम करने वाले लोगों ने गार्ड्स को ये पता चलने नहीं दिया कि वो बुजुर्ग देख नहीं सकता, लेकिन आज एक गार्ड समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो उस मजदूर को अपने पास बुलाकर उसकी पगड़ी एक टोकरी में फेंकने को बोलता है। वो बुजुर्ग पगड़ी फेंकता तो है, लेकिन वो टोकरी में नहीं गिरती, जिस कारण वो गुंडे उस बुजुर्ग को उठाकर माइनिंग वाली जगह में मारने के लिए ले जाते हैं। रॉकी वापस जाता है और देखता है कि काफी गार्ड्स नराची से बाहर जा रहे हैं और कुछ देर बाद तक वो अपने आप को रोकने में नाकामयाब हो जाता है और चला जाता है उस बुजुर्ग को बचाने। वो माइनिंग के अंदर के सभी गार्ड्स कहो या गुंडे सबको बहुत मारता है और उस मजदूर को बचा लेता है। फाइनली रॉकी जब उस मजदूर के साथ बाहर निकलता है तो सबको कहीं ना कहीं रॉकी में एक उम्मीद नजर आती है। ये उम्मीद नराची के सभी मजदूरों की हिम्मत बन जाती है। एंड्रयू ने रॉकी को कहा था जब उसकी नराची में तैयारी पूरी हो जाए तो एक जोरदार सिग्नल देना, और रॉकी उन गुंडों की बॉडी को जलाकर गरुड़ा के किले तक अपना एक सिग्नल पहुंचा देता है। और यहाँ वो गरुड़ा के किले में जो उसको मारने की तैयारी कर रहा था वो था उसका छोटा भाई विराट। विराट ने एंड्रयू को और एंड्रयू ने रॉकी को ये काम सौंपा था। विराट जब आग की लंबी लपटें नराची से निकलती हुई देखता है तो वो समझ जाता है कि रॉकी जिंदा है और तैयार है गरुड़ा को मारने के लिए। और जितनी जल्दी रॉकी के मरने की खबर फैली थी उतनी जल्दी उसके जिंदा होने की फैल गई। फिर विराट मुनीम को कहता है कि किले में खबर फैला दो, पिताजी अब नहीं रहे। मुनीम जब तक ये खबर फैलाता है इतने में विराट खुद अपने पिता यानी कि सूर्यवर्धन को मार देता है। गरुड़ा अपने पिता की मौत से दुखी होता है और पिता के अंतिम संस्कार करने के बाद वो तुरंत हुक्म करता है काली माँ की पूजा के लिए और कसम खाता है कि अगले दिन तक उसका एक भी दुश्मन इस दुनिया में नहीं रहेगा, क्योंकि वो बस अपने पिता के सामने उनके दोस्तों को नहीं मारना चाह रहा था। विराट ने अपने पिता को इसलिए मारा क्योंकि उसके मारने के बाद गरुड़ा सबसे पहले काली माँ की पूजा करेगा और इस दौरान रॉकी को टाइम मिल जाएगा उसे मारने का। गरुड़ा अपनी पूजा नराची में करता है और वनाराम पूरी टाइट सिक्योरिटी कर देता है गरुड़ा की नराची में और विराट की किले में। और यहाँ नराची में गरुड़ा की पूजा खत्म होती है और इन 3 कैदियों को लाया जाता है बलि के लिए, जिनकी देखभाल गरुड़ा खुद कर रहा था। और किले में वनाराम को पता चलता है कि उन 3 कैदियों में से एक को किसी ने मार पीट कर यहीं जेल में छोड़ दिया है। वनाराम इतने में ये समझता है कि उन 3 कैदियों में से एक जो है वो गरुड़ा को मारने आया है। उतनी देर में गरुड़ा 2 कैदियों की और तीसरा कैदी मतलब कि रॉकी गरुड़ा की गर्दन काट देता है। असल में रॉकी किले में गया था, लेकिन इतनी टाइट सिक्योरिटी में गरुड़ा को मारना बहुत मुश्किल था, लेकिन कैदी को मारकर उसकी जगह आना आसान, और यही रॉकी ने किया। गरुड़ा के मरने की खबर सबको पता चल जाती है और साथ ही केजीएफ का नया राजा और नई सेना बन जाती है। राजा होता है रॉकी और सेना बन जाते हैं वो हजारों मजदूर जिनके अंदर हिम्मत आई सिर्फ रॉकी की वजह से। सो दोस्तों, इस तरह कहानी का एंड होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। और हाँ दोस्तों, आपको ये स्टैट्स दिख रहे हैं, ये साबित करते हैं कि आप जो ये अभी वीडियो देख रहे हो ना, आपने ये रेड बटन अभी तक दबाया नहीं है। तो प्लीज यार ये रेड बटन दबाओ और मेरी हिम्मत बढ़ाओ, ताकि मैं और भी अच्छी वीडियोस ऐसे ही जल्दी जल्दी ला सकूं। चलो मिलूंगा जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई कहानी के साथ जल्दी। जब तक के लिए बाय बाय।